हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी का, ठीक है, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। उसमें हमारे कुछ भारतीय शैक्षिक विचारक हैं, कुछ पाश्चात्य शैक्षिक विचारक यानी कि कुछ इंडियन एजुकेशनल थिंकर हैं, कुछ वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर। इंडियन में हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, गिजुभाई बधेका हैं, महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे जो वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर हैं यानी कि जो प्लेटो हैं, इनको समझेंगे, ठीक है। इनका जीवन दर्शन क्या है, इनकी दार्शनिक विचार क्या हैं, ठीक है, इनके शैक्षिक विचार क्या हैं, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, ओके, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या है, एजुकेशन का डेफिनेशंस क्या है। तो ये सब चीज़ें इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से नहीं बच सकता और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्लेटो का पहले तो इनका जीवन परिचय थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं जीवन परिचय पे। देखिए, प्लेटो यानी कि अफलातून का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है वो 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन था। इनका जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, जिसके कारण उसका प्रारंभिक नाम एरिस्टोकिल्स पड़ा। क्या नाम था इनका? जो शुरुआत का नाम था वो एरिस्टोकिल्स था। बाद में वो प्लेटो नाम से विख्यात हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में उसने अपने गुरु सुकरात यानी कि सोक्रेटिस से भेंट की और लगभग 8 वर्षों तक उनके संपर्क में रहा। उसके किशोर एवं प्रौढ़ मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा। किसका पड़ा? सुकरात का। 1999 ईस्वी में सुकरात को दिए गए मृत्यु दंड से आहत प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। 40 वर्ष की अवस्था में वो पुनः अपने स्वदेश लौट आए और वहाँ 386 ईसा पूर्व उसने एक शिक्षापीठ यानी कि एकेडमी खोला, जिसमें वह जीवन पर्यंत अध्यापक काम करते रहे। उनकी जो मृत्यु है 1947 ईस्वी में हुई थी। ये इनका एक छोटा सा जीवन है प्लेटो का। अब जो प्लेटो के दार्शनिक विचार हैं, प्लेटोस फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या हैं, इन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखिए, प्लेटो का जो दर्शन है वो 4 सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, 4 सिद्धांतों पर आश्रित है। पहला है प्लेटो का आदर्शवाद। अब ये जो प्लेटो का आदर्शवाद, इसमें क्या कहा गया है? प्लेटो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, चारों वाद बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेटो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना निर्धारित किया और दूसरा उनको जीवन में ढालना। प्लेटो का दर्शन विचारों का विज्ञान है। प्लेटो का दर्शन विचारों का विज्ञान है और इसका स्वरूप आदर्शवादी है, जिसमें भौतिकता नाम मात्र को भी नहीं है, जिसमें जो भौतिकता है वो नाम मात्र की भी नहीं है। प्लेटो के विचार में सत्य की खोज मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्लेटो का विचार है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सत्य की खोज, एक्सप्लोर ऑफ ट्रूथ। और सत्य पदार्थों में नहीं, उनके परे है। जो सत्य है वो पदार्थों में नहीं है बल्कि उनसे परे है। ये कहते हैं कि भौतिक जगत तो सत्य की प्राप्ति में बाधक है। ये जो हमारा भौतिक संसार है, ये जो भौतिक जगत है, ये सत्य को प्राप्त करने में हमारे लिए बाधा तैयार करता है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार उसके दार्शनिक विचारों पर ही आश्रित है। दूसरा है इनका 2 प्रकार के लोकों में विश्वास करते हैं। ये कितने? 2 प्रकार के। देखिए, प्लेटो 2 प्रकार के जगत में विश्वास करते हैं, ठीक है। पहला है विचार लोक यानी कि आध्यात्मिक जगत जिसको कहते हैं। दूसरा है ज्ञान लोक यानी कि भौतिक जगत, जिसे इंद्रिय जगत भी कहा जाता है। जो आध्यात्मिक जगत है, प्लेटो के अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। ध्यान दीजिए, प्लेटो कहते हैं जो आध्यात्मिक जगत है यही सत्य है। वह ना तो अनादि है ना अपरिवर्तनशील है, ठीक है। विचारों के जगत से प्लेटो का अभिप्राय उस महान दैवी शक्ति के विचारों से है जिनसे अभिप्रेरित होकर के उसने इस संसार की रचना की है। प्लेटो मानते थे कि विचार लोक ही ईश्वर का मानस है और विचारों में दैवीय क्रम के अनुसार पारस्परिक संबंध होता है। दूसरा है इनका भौतिक जगत। भौतिक जगत की अगर बात करें तो मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा का अंश है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। अतः वह भी अपने विचारों के आधार पर स्थूल पदार्थों को नए रूप देता है और मूर्तियां, भवन, वस्त्र, बर्तन आदि वस्तुएं बनाता है। ये कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा का अंश है
वह भी अपने विचारों के आधार पर स्थूल पदार्थों को नए रूप देता है। मूर्तियां, भवन, वस्त्र, बर्तन, ये सब चीजें बनाता है। इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जो है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि ये सत्य की छाया मात्र है। वस्तुओं का अस्तित्व हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता तक ही सीमित है। प्लेटो कहते हैं कि बाहरी वस्तुएं जैसी दिखाई देती हैं उनसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि बाहरी रूप से जो दिखाई देता है उसके अंदर कुछ और ही होता है। ये कहते हैं कि हाँ, कुछ सीमा तक इन वस्तुओं से प्राप्त ज्ञान मूल्यवान हो सकता है, इसलिए मनुष्य के विचारों में ही समस्त संसार समाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आत्मा की अमरता को लेकर के। देखिए, प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है, ओके, और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। और ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है और विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर रूप में इस संसार में आ जाती है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और ये कहते हैं कि आत्मा उस परम विवेक का ही अंश है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। तो जो है, जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद जो आत्मा है वो पुनः नए शरीर का रूप धारण करके संसार में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ प्लेटो के विचार भारतीय आस्तिक दर्शनों के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। ये भी कहते हैं कि नीच कर्म में जो व्यक्ति नीचे काम करता है, मरने के उपरांत उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं और फिर वो बहुत नीची योनि में जन्म लेता है। ठीक है, चलिए आगे है ज्ञान संबंधी दर्शन। जो ज्ञान संबंधी दर्शन ये कहता है, प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है और मनुष्य को सत्य का अन्वेषक कहा है, कि जो मनुष्य है वो सत्य का अन्वेषक है, यानी कि खोज करता है, एक्सप्लोरर है। उसके अनुसार ज्ञान के 3 रूप हैं, एक तो इंद्रिय जन्य ज्ञान, दूसरा सम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान, तीसरा है विवेक से अर्जित ज्ञान। ठीक है, चलिए, तो ये जो हम समझ रहे थे ये हैं, क्या है ये यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लेटो के दार्शनिक विचार हैं, जो प्लेटो के फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं वो क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेटो के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए पेड कंटेंट भी अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन आपको मिल जाता है। उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर कुछ भी न खरीदने की आवश्यकता है न पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, प्लेटो के शैक्षिक विचार हमें उसकी रिपब्लिक और द लॉज नामक पुस्तकों से मिलते हैं, जो उन्होंने अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में और द लॉज नामक पुस्तक में लिखे हैं। ठीक है, कि शिक्षा के संबंधित उनकी शिक्षा से संबंधित उनके क्या विचार थे। पहले तो प्लेटो भी अपने गुरु सुकरात की तरह मानता था कि ज्ञान ही सद्गुण है, लेकिन बाद में उसने माना कि ज्ञान और सद्गुण अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की शिक्षा दी जा सकती है। ओके, सद्गुण ईश्वर द्वारा दिया गया रहस्यात्मक पुरस्कार होता है। जो सद्गुण है वह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यात्मक पुरस्कार है। गुण की तरह बुद्धि को प्लेटो ने प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तु माना है। क्या माना है? गुण की तरह बुद्धि को प्लेटो ने क्या माना है कि यह प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तु है। कहा है कि बुद्धि विभेद के कारण मनुष्य में विभेद होता है। हम सबका थिंकिंग अलग होती है, सोच भी अलग होती है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो उसी के कारण मनुष्य में भी भेद होता है, अंतर होता है। हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसी आधार पर उसने समाज का विभाजन 3 वर्गों में किया है। कौन कौन से? एक तो दार्शनिक, यानी कि जिनके पास ज्ञान का गुण है, जिनके पास विजडम है, जिनके पास बुद्धि है। दूसरा सैनिक, जो साहस और युद्ध कला का गुण सीखते हैं। तीसरा मजदूर, जो उत्पादन और श्रम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटो ने इनकी तुलना जो है वो स्वर्ण, रजत और ताम्र धातुओं से की है। प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा का दायित्व इसी बुद्धि मात्रा का पता लगाना और इसका विकास करके व्यक्ति को किसी भी वर्ग में रखना और वर्ग के अकॉर्डिंग गुणों का विकास करना है। ये प्लेटो के शैक्षिक विचार हैं। अब आइए आगे बात करते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा एक्चुअल में है क्या, ये क्या मानते हैं शिक्षा को। देखिए, प्लेटो ने प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। प्लेटो ने
शिक्षा को नैतिक शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में माना है कि जो शिक्षा है ये एक नैतिक शिक्षण है, एक मोरल टीचिंग है जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रवृत्तियों का सुधार किया जाता है। शिक्षा वो एफर्ट है, वो प्रयत्न है जो प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति हेतु करते हैं। जो प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो बालकों की प्रोग्रेस के लिए करते हैं। प्लेटो शिक्षा को सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के सद्गुणों का विकास करना है। ये सद्गुण इस प्रकार से, ये सद्गुण जो है वो प्रमुख चार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बुद्धिमत्ता है, साहस है, संयम है और न्याय भी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटो ने अपने बताया है कि शिक्षा क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसको समझते हैं। प्लेटो ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य, पहला उद्देश्य बताया है ईश्वर को जानना, यानी कि नोविंग गॉड। शिक्षा का ये दायित्व है कि वह बालक को इस योग्य बनाए कि वह ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार कर सके, वह ईश्वर को जान सके, पहचान सके। इसके लिए उसने बालकों को जीवन के मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया है कि जो है बालक को क्या दिया है? जीवन के मूल्यों की शिक्षा देने पर कि जीवन का मूल्य क्या है। उनका मानना था कि इससे बालकों को संसार के वास्तविक स्वरूप की जानकारी दी जाए। वस्तुतः प्लेटो के ये विचार भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने मुक्ति अथवा मोक्ष को शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वीकार किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो के जो विचार है वो हमारे भारतीय दर्शन से मिलते जुलते हैं। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया है नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। नैतिक जीवन से प्लेटो का तात्पर्य उस जीवन से है जिसमें सौंदर्य, न्याय और प्रेम का समावेश हो। ठीक है, प्लेटो ने संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। एक तो शारीरिक उन्नयन, दूसरा विद्या संस्कार, तीसरा है संगीत की शिक्षा। क्योंकि यहाँ पे प्लेटो का विचार था कि शारीरिक उन्नति के बिना जब तक हमारी फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। शारीरिक उन्नति के बिना मानसिक उन्नति भी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः उसने व्यायाम को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। ठीक है, दूसरा संगीत द्वारा प्लेटो व्यक्ति के मस्तिष्क को और परिष्कृत करना चाहता था। उनके अनुसार संगीत चिंताओं से दूर रखता है और इससे मस्तिष्क का विकास भी होता है। प्लेटो का विश्वास था कि जब शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो जाता है तभी व्यक्ति नैतिक जीवन के अनुकूल बन पाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना। प्लेटो के अनुसार प्रारंभ में ऐसा शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे बालक में सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और आगे चलकर ये प्रेम सत्यम एवं शिवम के रूप में विकसित हो। ठीक है, इस प्रकार सुंदरम, सत्यम, शिवम का ज्ञान कराना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और प्लेटो के अकॉर्डिंग जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने के लिए जो है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है नागरिक क्षमता का विकास करना, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप पोटेंशियल कहते हैं। नागरिक क्षमता को प्लेटो महान गुण समझता था। इस गुण का विकास युवकों में आत्मनिग्रह, साहस, सैनिक गुण की भावनाओं के आधार पर हो सकता था। 4th वन हो गया। अब इसके बाद 5th नंबर पॉइंट कहता है आदर्श समाज का निर्माण करना, यानी कि बिल्डिंग एन आइडियल सोसाइटी। वह कहते हैं कि यदि हमारे नागरिक शिक्षित और बुद्धिमान हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य स्पष्ट दिखाई देंगे, है ना, और वे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भली प्रकार विचार करेंगे। इस प्रकार आदर्श नागरिक ही एक नए समाज का निर्माण कर पाएगा। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, है ना। शरीर, मस्तिष्क और हृदय के समन्वय स्वरूप प्लेटो के व्यक्तित्व में यूनानी सभ्यता की देन भी जो है देखने को मिलती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आदर्श नागरिक ही एक नए समाज का निर्माण भी कर पाएगा। ये जो थे ये शिक्षा के उद्देश्य थे प्लेटो के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद प्लेटो ने जिस प्रकार की शिक्षण विधियों पर बल दिया, आइए इनको समझते हैं। देखिए, शिक्षण विधि में तर्क विधि जो है इसका पहला स्थान लेती है। प्लेटो के द्वारा अपनाई गई विधियों में सबसे पहला स्थान किसका है? तर्क का है, जो कि विचारशील व्यक्तियों के द्वारा संभाषण अथवा तर्क ही कहा जा सकता है। इसे चिंतन की पद्धति भी कहते हैं और इसमें तर्क वितर्क पर जोर दिया गया है।
प्लेटो कहते हैं कि बच्चे को तर्क करना सिखाइए, तर्क वितर्क के माध्यम से सिखाइए। स्वयं खोज की प्रणाली जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर करे। आगमन निगमन विधि पर इन्होंने जोर दिया है। अनुकरण विधि जिसमें यह कहा गया है कि बच्चा जो है इसे प्रयोगात्मक, जो अनुकरण विधि है इसे प्रयोगात्मक विधि का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, ठीक है। और इसमें बच्चा इमिटेशन करके दूसरे की नकल करके सीखता है। फिर व्याख्यान विधि जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है, और नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। ओके, इस विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, उदाहरण, परिभाषा, व्याख्या और निष्कर्ष, ठीक है। इन तीनों के माध्यम से किसी समस्या का निष्कर्ष निकल आता है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण प्लेटो के मेनो नामक वार्तालाप में भी मिलता है। फिर है स्वाध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड। इसका प्रयोग प्लेटो ने दार्शनिकों के लिए किया है। वे 50 वर्ष की अवस्था के बाद दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करेंगे। फिर है वार्तालाप विधि। तर्क विधि और प्रश्नोत्तर विधि का माध्यम वार्तालाप ही तो है। आप किसी से तर्क करेंगे तो वार्तालाप के माध्यम से करेंगे, आप किसी से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वार्तालाप के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वार्तालाप है, जो डायलॉग मेथड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये विधि जो है प्रश्नोत्तर और तर्क विधि दोनों का अंग है। प्रयोगात्मक विधि, विज्ञान, संगीत, व्यायाम, सैनिक शिक्षा में इस विधि को अधिक महत्व दिया गया है, प्रयोगात्मक विधि को। तो इस प्रकार से ये शिक्षण विधियां जो है दी है प्लेटो ने। प्लेटो की शिक्षा को देन क्या है? देखिए, प्लेटो ने शिक्षा में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समावेश किया, इसलिए उसने व्यक्ति और समाज के समक्ष सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय का आदर्श रखा। उसने शिवम पर अधिक बल दिया है। शिक्षा में खेल विधि का मूल प्लेटो में पाया जाता है। प्लेटो ने बताया कि खेल में बालक अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है, यानी कि जब बालक खेल रहा होता है तो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होता है। प्लेटो ने शिक्षा को बुद्धि विभेद के आधार पर देने की योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार उसने बालक की शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान किया, ठीक है। प्लेटो स्त्री व पुरुष की समानता की घोषणा करने वाला प्रथम विचारक था और शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, ये सिद्धांत प्लेटो की ही देन है। तो ये जो है प्लेटो की शिक्षा को देन है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो क्लास रहेगी उसमें हम जीन जैक्यूस रूसो को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेटो को विधिवत तरीके से समझा। एंड क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। कंटेंट के लिए आप जो नंबर आप देख पा रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।